फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द राइट टू नो। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, ये संविधान के किस प्रावधान से जुड़ा हुआ है, किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, और प्रेस की स्वतंत्रता किस लिए आवश्यक है, डेमोक्रेसी का इसे कौन सा पिलर माना जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड बहुत से जो नीतिवाद हैं वो कौन कौन से हैं, और इस तरह से इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। और आपके विश्वविद्यालय के परीक्षा के दृष्टिकोण से या जुडिशरी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि और मैं हूं पवन। तो अगर स्टार्ट करें हम इस टॉपिक को, तो सबसे पहले अगर इसके परिचय की बात करें तो इंट्रोडक्शन। द प्रेस इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कौन सा पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, तो चौथा पिलर माना जाता है along with the लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी इन तीनों के साथ साथ इसे इनके अलावा चौथा पिलर माना जाता है। जैसे कि एक मकान में 4 पिलर होने चाहिए, तो इसी तरह से 3 पिलर ये हैं और चौथा पिलर है प्रेस। ए फ्री प्रेस इज़ एसेंशियल फॉर ए हेल्दी डेमोक्रेसी। यानी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक है। एज इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक अवेयरनेस। क्योंकि इसी के माध्यम से सरकार की निष्पक्षता, पारदर्शिता और उनकी जिम्मेदारी, और इसी के द्वारा पब्लिक अवेयरनेस यानी कि लोगों में जागरूकता भी फैलती है। इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज़ नॉट सेपरेटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ इम्प्लिसिटली इंक्लूडेड इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। यानी कि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी में ही प्रेस की आज़ादी भी छिपी हुई है, अनुच्छेद 1(a) में। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसका क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के रूप में अगर हम जाने संवैधानिक आधार इसका क्या है, तो आर्टिकल 19(1)(a) और 19(2) में इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी सभी व्यक्तियों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। This includes the right to express opinion through any medium, speech, writing, printing और broadcasting। और ये जो बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है, ये किसी भी रूप में मिला हुआ है, चाहे आप लिख करके व्यक्त करें अपने विचारों को, चाहे प्रिंटिंग के माध्यम से या ब्रॉडकास्टिंग यानी कि प्रसारण के माध्यम से। Hence freedom of the press is derived from this article as a form of expression। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी एक्सप्रेशन का एक रूप माना जाता है, इसीलिए ये भी इसी में इंक्लूड मान लिया जाता है कि ये भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की और अभिव्यक्ति की। आर्टिकल 19(2) क्या करता है, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम इन द इंटरेस्ट ऑफ, किसके इंटरेस्ट में ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। यानी कि देश की स्वतंत्रता और यानी एकता और अखंडता के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, नैतिकता के लिए, न्यायालय के अवमान के लिए, अब किसी दूसरे व्यक्ति के अपमान के लिए, और अपराध को बढ़ावा देने के सेंस में इस पे निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, किसी भी सामान्य व्यक्ति के बोलने की आज़ादी पर, अभिव्यक्ति पर भी, और इसी तरह से प्रेस की आज़ादी पर भी निर्बंधन लगाए जा सकते हैं अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत। जुडिशियल रिकग्निशन ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी न्यायिक निर्णय के माध्यम से कब कब किन किन रूपों में प्रेस की स्वतंत्रता को इंश्योर किया गया या उसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो सबसे पहला केस आया रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ कहा गया कि द फर्स्ट मेजर केस ऑन प्रेस फ्रीडम, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, द गवर्नमेंट हैड बैंड द एंट्री एंड सर्कुलेशन ऑफ द जर्नल क्रॉस रोड्स। यानी क्रॉस रोड्स नाम का एक जर्नल था जिसके सर्कुलेशन पे रोक लगा दी गई। यानी पब्लिश होता था महाराष्ट्र में और इसका सर्कुलेशन होता था यानी तमिलनाडु और साउथ के स्टेट्स में। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमने तो केवल सर्कुलेशन पे रोक लगाया, इनको पब्लिश करने पे कोई रोक नहीं लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द बैन वाज स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिंस इट वाज नॉट कवर्ड अंडर द परमिसिबल रेस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल 19(2)।
यानी अनुच्छेद 19(2) में जो निर्बंधन लगाए गए हैं उसके अंतर्गत ये निर्बंधन नहीं आते हैं, इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल किसी बात को पब्लिश करना ही अधिकार नहीं है, बल्कि उसको सर्कुलेट करना भी उसकी आज़ादी में वो आता। दूसरा केस आया ब्रिजभूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली, AIR 1950 का केस है ये सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ एक ऑर्गेनाइजर नाम का न्यूज़पेपर था। द ऑर्गेनाइजर न्यूज़पेपर वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल आर्टिकल्स फॉर प्री सेंसरशिप, यानी इस प्रेस से अखबार से कहा गया कि आप अपने सभी आर्टिकल जिसको भी आप पब्लिश करना चाहते हैं पहले उसे सबमिट करेंगे, वो चेक होगा और वो सही पाया जाता है तब आप उसको पब्लिश करेंगे। द कोर्ट स्ट्रक डाउन द ऑर्डर होल्डिंग प्री सेंसरशिप वायलेट्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी यदि पहले ही सभी समाचारों को गवर्नमेंट के पास सबमिट किया जाए या उसकी अथॉरिटी के पास सबमिट किया जाए सेंसरशिप के लिए, तो इसका मतलब कि उस आज़ादी पे रोक लगाई जा रही है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। एम्फसाइज्ड दैट प्रायर रेस्ट्रेंट ऑन पब्लिकेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलेस जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 19(2), यानी जब तक अनुच्छेद 2 के जो प्रतिबंध हैं उनके अंतर्गत नहीं आते हैं रेस्ट्रिक्शंस, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। अब यहाँ जो मैं एक प्री सेंसरशिप की बात कर रहा हूँ कि ये रोक लगाई गई और ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि फिल्मों वगैरह के मामले में आप देखते होंगे कि प्री सेंसरशिप की बात की जाती है, यानी फिल्म को रिलीज़ करने के पहले सेंसर बोर्ड के पास भेजा जाता है, सेंसर बोर्ड उसे पास करता है, तब सिनेमाघरों में उसे दिखाया जाता है। तो इसी तरह से न्यूज़पेपर या बुक के मामले में क्यों नहीं किया जा सकता? तो माना ये जाता है कि सिनेमा का प्रभाव आपके ऊपर बहुत तेज़ी से और ज़्यादा पड़ता है, यानी कि उसमें चित्र दिखते भी हैं, सुनाई भी देता है, तो उसका प्रभाव बहुत अधिक है। उसके अपेक्षा अगर कहा जाए तो आपके बुक का या न्यूज़पेपर का प्रभाव लोगों पे कम है, इसलिए पहले उस पर सेंसर, यानी बुक को पब्लिश करने के पहले उसको सेंसर नहीं किया जा सकता। ये सेंस इस तरह से कार्य करता है। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। और यहाँ क्या कहा गया? द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड न्यूज़ प्रिंट रेस्ट्रिक्शंस लिमिटिंग द नंबर ऑफ पेजेस न्यूज़पेपर्स कुड पब्लिश, यानी जितने पेज अखबार में पब्लिश किए जाने हैं उनकी संख्या को सरकार ने पहले से निर्धारित कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सच रिस्ट्रिक्शंस वायलेटेड फ्रीडम ऑफ द प्रेस एज दे कर्टेल्ड द राइट टू सर्कुलेशन, यानी यदि नंबर ऑफ पेजेस को निश्चित कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनके सर्कुलेशन के अधिकार को ये बाधित करता है, इसलिए ये इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। द कोर्ट स्टेटेड दैट फ्रीडम ऑफ द प्रेस इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन, यानी प्रकाशित करना, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, उसे लोगों में सर्कुलेट करना, फ्रीडम अगेंस्ट प्री सेंसरशिप, यानी पहले से उसको सेंसर नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको पब्लिश कर न दिया जाए। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1985 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और यहाँ क्या डिसाइड किया गया? द इशू वाज अबाउट इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन न्यूज़ प्रिंट। द कोर्ट reiterated that press freedom is vital for democracy. Any law that directly or indirectly curtails press freedom must be subjected strict scrutiny, यानी एक प्रेस पे या उसके न्यूज़ प्रिंट से संबंधित सामग्रियों पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई। तो न्यायालय ने माना कि डेमोक्रेसी के लिए महत्वपूर्ण है फ्रीडम ऑफ प्रेस, और यदि उस पर किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसको कठोर उसकी समीक्षा की जाएगी, और अगर इस तरह का रिस्ट्रिक्शन उसके फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रभावित करता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1958 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय पब्लिक अथॉरिटीज़ दैट कुड अंडरमाइन इन इट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि यदि फ्रीडम ऑफ प्रेस पे किसी प्राधिकारी का इंटरफेरेंस है तो उसे भी हम मान सकते हैं कि वो प्रेस की इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं कम करता है। राइट टू नो, यानी कि जानने का अधिकार, राइट टू नो एन एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जानने का अधिकार को माना गया कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का कहीं ना कहीं विस्तार करता है। और जानने का अधिकार, द राइट टू नो और राइट टू इन्फॉर्म इज कंसिडर्ड ए डेरिवेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a, ये माना गया कि जो जानने का अधिकार है या सूचना का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं बोलने या अभिव्यक्ति के अधिकार में ही छिपा हुआ है। सिटीजन्स हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़, यानी सरकार की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में नागरिकों को जानने का अधिकार है। तो जब नागरिकों को सूचना मिलेगी नहीं तो वो फिर उनकी अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा।
अब इस संबंध में क्या क्या केस लॉज हैं? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण, ये 1975 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव ए राइट टू नो एवरी पब्लिक एक्ट, यानी इस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि देश के लोगों को सरकार की सभी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है। गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो सरकार की पारदर्शिता है वो लोकतंत्र में मूलभूत नियम है और इसलिए सभी व्यक्तियों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है। एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1982 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और यहाँ हेल्ड किया गया द कोर्ट एम्फसाइज्ड ओपन गवर्नमेंट एंड हेल्ड दैट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सरकार की जो सभी गतिविधियाँ हैं वो खुली होनी चाहिए और जो सूचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनके दायित्व को, उनके अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाती हैं। यानी उनकी गतिविधियां अगर लोगों की निगाह में होंगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो अपना उत्तरदायित्व है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से उसका पालन हो सकेगा। रिकॉग्नाइज द राइट टू नो एज ए पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस मामले में अब स्पष्ट रूप से कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है राइट टू नो, यानी जानने का अधिकार जो है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी में छिपा हुआ है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, ये 1995 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ क्या डिसाइड किया गया? द कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एज ए पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। दिस लेड द फाउंडेशन फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005, यानी इसी कोर्ट के जजमेंट ने RTI एक्ट 2005 का एक तरह से आधार तैयार किया और इसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अस्तित्व में 2005 में आया। अब इसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्सेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी एक तरफ प्रेस की आज़ादी और दूसरी तरफ उनके ऊपर उचित रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने को किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं या किस तरह से उसको उचित ठहरा सकते हैं, इस संबंध में अगर बात की जाए तो वाइल फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज़ एसेंशियल इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, रिस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज, यानी कि कोई भी अधिकार, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कई बार ये बात की है कि कोई भी अधिकार अपने साथ निश्चित रूप से कुछ कर्तव्यों को धारण करता है और कोई अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं होता है बल्कि वो कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अधीन ही होता है। और रिस्ट्रिक्शंस कैसे हो सकते हैं? नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी यानी लोक व्यवस्था और नैतिकता, डिफेमेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी मानहानि या न्यायालय का अवमान, प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन एंड राइट ऑफ अदर्स, यानी कि लोगों के मर्यादा का संरक्षण यानी मानहानि यानी मान का संरक्षण, और राइट ऑफ अदर्स यानी दूसरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। द कोर्ट बैलेंस बिटवीन प्रेस फ्रीडम एंड दीज रिस्ट्रिक्शंस, यानी इन अवरोधों पे, इन नियंत्रण पे, इस प्रतिषेध पे और प्रेस की स्वतंत्रता में बैलेंस करने की कोशिश की जानी चाहिए। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, यानी जो हमारे तात्कालिक इस समय की गतिविधियां हैं या जो हमारा परिवेश है उसमें क्या इसकी महत्ता है या क्या सुसंगतता है, यानी प्रेस की आज़ादी की। तो द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इंस्टीट्यूशनलाइज द राइट टू नो, यानी जानने के अधिकार को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने एक तरह से संस्थागत रूप दिया उसे, या हम कहें कि विधिक उसको एक आवरण दिया। मॉडर्न चैलेंजेस क्या क्या हैं इस फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ साथ? मीडिया ट्रायल, फेक न्यूज़ एंड मिस इंफॉर्मेशन, पेड न्यूज़ एंड कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस, डिजिटल मीडिया रेगुलेशन, यानी कि यदि कोई घटना घटित होती है तो मीडिया ही अपने आप में उसका ट्रायल करने लगता है और जजमेंट देने लगता है कि हाँ कौन अभियुक्त है, कौन गलत है, कौन सही है। इस तरह की जो बातें मीडिया में आने लगती हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रभावित करती हैं। तो ये इस पर कोई ना कोई नियंत्रण लगना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने भी बार बार कहा है कि जो हमारे मीडिया तंत्र हैं उनको अपने न्यूज़ को प्रकाशित करते समय अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए और नियंत्रित तरीके से ही उनका प्रचार और प्रसार करना चाहिए। और एक जो चैलेंज है हमारे सामने, फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, अगर हम बात करें सोशल मीडिया की या हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आज की डेट में देश के सामने। और अगर हम किसी पार्टी या किसी सरकार की ना बात करें, सिर्फ अपने देश की बात करें, तो इस संदर्भ में जो हमारे यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया के लोग हैं और इवन न्यूज़, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी को अपने ऊपर एक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए ताकि गलत इन्फॉर्मेशन वो लोगों तक न पहुंचाएं।
क्योंकि जो जानने का अधिकार है वो गलत सूचना पाने का अधिकार नहीं है, बल्कि सही सूचना पाने का अधिकार उनका है। और जैसा कि हमारे यूट्यूबर्स भाई जो हैं इस तरह के अपने थंबनेल बनाते हैं कि भारत ने किया हमला, बांग्लादेश हो जाएगा तबाह, पाकिस्तान हुआ तबाह, इस तरह की जो गलतफहमियाँ फैलाई जाती हैं, इससे बचें और अपने आवेश में अपने जज्बातों को दूसरों के सामने न रिप्रेजेंट करें। पेड न्यूज़ यानी पैसा दे करके जो अपने आर्टिकल्स प्रिंट कराए जाते हैं और अपने पॉडकास्ट और इस तरह की चीज़ें पब्लिश कराई जाती हैं या की जाती हैं, इन पे भी कोई ना कोई एक स्वनियंत्रित एक व्यवस्था होनी चाहिए और कहीं ना कहीं विधि की भी आवश्यकता है कि इस संदर्भ में नियंत्रित व्यवहार किया जाना चाहिए। और डिजिटल मीडिया, जैसा वही मैंने कहा, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पे भी एक उचित नियंत्रण, स्वनियंत्रण भी होना चाहिए और विधि के माध्यम से भी नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। कोर्ट्स continue to uphold the principle that a free press is essential to democratic governance, but it must act responsibly। यानी सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने कहा, कि बार बार कहा है कि इनको भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अब हम अगर पूरे ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इम्प्लिसिट बट फंडामेंटल अंडर आर्टिकल 19(1)(a। भले ही ये प्रत्यक्ष रूप से न दे करके इसमें समाहित है केवल आणविक रूप से, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। Judicial interpretation have ensured that this right remains robust and adaptive। यानी कि बार बार न्यायिक निर्वचन ने भी इन अधिकारियों को मान्यता दी है और इन्हें स्वीकार किया है। द राइट टू नो इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रीडम, एम्पावरिंग सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। यानी जो जानने का अधिकार है वो स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है और सरकार का जो उत्तरदायित्व है उसे विकसित करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है। टुगेदर दे फॉर्म द कॉर्नर स्टोर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। यानी भारत में लोकतंत्र को और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक आधार स्तंभ है। तो इस रूप में अगर हम लोग कहें तो प्रेस की आज़ादी निश्चित रूप से आवश्यक है, ये होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सभी की अपनी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और उन्हें एक जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए, अपने खुद से नियंत्रण स्थापित करना चाहिए और विधि के माध्यम से और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इस पर नियंत्रण लगाए जाने की आवश्यकता है। अब इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद हो और इस तरह का कंटेंट्स आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और कोई सुझाव आपका हो कि किस तरह का वीडियो या किस तरह के सब्जेक्ट मैटर पे आपको लेक्चर चाहिए तो आप चैट बॉक्स में लिखें हमें, और हम कोशिश करेंगे कि उसे फॉलो करते हुए आपको उस तरह का कंटेंट और वीडियो प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद।